जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से क्वेश्चन रहेंगे और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोवियन ग्रह नहीं है। तो जोवियन ग्रह के बारे में पूछा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। दोस्तों इसका सही आंसर जो आता है वो हो जाएगा 13.7 यानी 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है आपको बिग बैंग घटना जो है घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, कोयला निम्न में से किस प्रकार की जो है शैल समूह से जो है इसका हुआ था। तो कोयला का किया गया है किसमें, तो अवसादी सेल से हो गया। तो इसमें हो जाएगा अवसादी सेल, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.005 जो है इतना प्रतिशत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन में आता है। तो सारगैसो सागर के बारे में जब भी पूछेगा तो आपको अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो के आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र जो है अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार का हम जैसे कि पता होगा ये 10 डिग्री चैनल जो है दोनों को अलग करता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है वो आपको वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में जो है, पोचमपाद परियोजना, क्या कह रहा है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। तो ये जो है आपको गोदावरी नदी पे स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें आपको, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में अधिकतम जो है टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि MP से 1 नवंबर 2000 ईस्वी से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो आपको पता होगा प्राकृत भाषा में दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो ये अपना राजधानी जो है विदिशा में स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है आपको, चेदी वंश का संस्थापक कौन था। तो चेदी वंश का संस्थापक पूछेगा, आपको पता होगा महामेघवाहन जो है चेदी वंश का स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है आपके सामने, प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो हुन आक्रमण के बारे में पूछ रहा है। तो हुन आक्रमण जो है आपको स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है आपके सामने में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो ये जो है कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था। किस नाम से, तो खम्स नामक से कोई हिस्सा नहीं लिया था, तो वो आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो सरहिंद का युद्ध पता होगा, इम्पोर्टेंट है ये, 1555 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 1555 में हुआ था। अगले प्रश्न में है आपको, पंचतंत्र का अनावरण ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो क्या कह रहा, पंचतंत्र का जो है अनवार ए सुहेली नाम
से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये क्या था? हुसैन इब्न अली वैज, जो है ऑप्शन नंबर ए में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये था चिनकिलिच खां को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या दिया था? निजाम उल मुल्क की उपाधि। अगले प्रश्न में, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये आपको जो है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी, जो कि है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है आपके सामने में, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सार्वजनिक समाज की स्थापना जो है ना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि जो है वो आपको अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में हुआ था, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये जो नवजीवन जो समाचार पत्र थे, महात्मा गांधी इसके संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी से आपको याद होगा कि महात्मा गांधी मात्र एक कांग्रेस अधिवेशन 1924 बेलगाम कर्नाटक की अध्यक्षता की थी। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे किस में किए थे, तो 1924 में। कहाँ पे है? तो बेलगाम कर्नाटक में है। तो अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं, जिसमें है कागजी मुद्रा। क्या करा? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, जिसको आर्टिफिशियल मनी भी कहते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये विशेष आहरण का अधिकार होता है, जिसको SDR भी बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न में है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में कह रहा है, और कह रहा है कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पे जोर दिया गया है। तो ये जो है ना निवेश, ये निवेश इसमें शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में देखने के लिए हमेशा मिलता है। अब अगले प्रश्न को देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है, और आने वाले BPSC एग्जाम में कथन बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस कथन के बारे में अगर कहा जाए तो जस्टिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख लीजिए, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो अवमूल्यन का जब करता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो पहला कहता आयात सस्ता हो जाता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। निर्यात सस्ता हो जाता है, तो ये बात सही हो जाता है, निर्यात जो है सस्ता हो जाता है। और अगले में कह रहा है कि आयात महंगा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, आयात महंगा होता है। कारण क्या है? तो निर्यात सस्ता, अवमूल्यन करना मतलब अपने रुपए का अवमूल्यन किया तो जो है आयात महंगा होता है, मूल्य वैल्यू बढ़ेगा। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो डिवैल्यूएशन की बात कह रहा है। तो ये जो है ना अब तक 3 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको विदेशी मुद्रा भंडार जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में कह रहा है, अंतर्गत जो है शामिल कौन कौन से होते हैं? तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो पहला विशेष आहरण अधिकार, जिसको बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियाँ। देखा जाए ये सभी जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसदीय प्रणाली की विशेषता की बात कर रहा है तो इसका जो है शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं, ऐसा नहीं है, नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है। तो कठोर तो नहीं कह सकते हैं। दोहरी कार्यपालिका है, ये सही बात है।
तीसरा दिया गया विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख लीजिए, इसमें कह रहा है निम्न में से जो है आपको कौन सा कथन मूल अधिकारों से संबंध में है। तो मूल अधिकारों के संबंध में पूछ रहा है कौन कौन सा कथन है इसमें। तो इसका देखिए, पहला दिया ये असीमित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये अस्थाई नहीं है, ये भी सही बात है। और तीसरा दिया है जो है आपको ये वाद योग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है इसका डी ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है जो एक अनुच्छेद। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आ गया ये आपको पॉलिटी सेक्शन से आ गया है, जिसको भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें कह रहा एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित कहा था। तो ये अनुच्छेद 32 है, कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका होता संवैधानिक उपचार से संबंधित ये अनुच्छेद है, इसी को अम्बेडकर जो है संविधान का आत्मा कहा था। अगले प्रश्न में है निम्न में से कौन जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक बुलाने की जब बात करेगा तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर पूछ ले कभी आपसे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका लोकसभा का जो सभापति होता है वही इसका अध्यक्षता करेगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया गया आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है। अगले प्रश्न में है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका जो है अनुमोदन अनिवार्य है। तो ये जो है ना लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका अनुमोदन जो है अनिवार्य रूप से होता है संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न में है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तब पूछ लिया लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में। तो ये जो है आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस से अब आ गया है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि के बारे में पूछा जाए तो विद्युत धारा जो है ये जो है आपको जो है सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सदिश राशि के बारे में तो चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, बल आघूर्ण, ये सभी जो है आपको सदिश राशि हैं। अगले प्रश्न में है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है ना हमेशा याद रखिए, जब वक्रता त्रिज्या बताएगा क्वेश्चन में तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए, निम्न में से जो है कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है। क्या पूछ रहा है, अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो एल्यूमिनियम जो है ना ये अणुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये जो है ना हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर के बारे में पूछ लिया है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो सोलर कुकर में क्या उपयोग होता है। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर या मिश्र धातु के अवयव हैं। तो जर्मन सिल्वर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। आप याद कर लेंगे तांबा जस्ता निकेल, तांबा जस्ता निकेल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणु CO2 को CO से भिन्न करता है। CO2 को CO से भिन्न करता है तो ये जो है ना प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया जो है इसी के द्वारा CO2 को CO से भिन्न करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जिसमें दिया गया है स्टार फिश किस संघ का जंतु है। स्टार फिश के बारे में पूछ लिया है। स्टार फिश जो है किस संघ का जंतु है तो ये जो है हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये स्टार फिश वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में मिलता है और क्वेश्चन गलती करा देता है। तो आप याद रखिएगा स्टार फिश किस संघ का जंतु पूछेगा तो इकाइनोडर्मेटा लगा देना अपने को करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में है कि क्वासिओकोर जो है तथा मेरिस्मस, क्या कह रहा है मेरिस्मस रोग किसकी कमी से होती है। तो रोग संबंधित प्रश्न भी हमेशा आते हैं और ये जो है ना आपको प्रोटीन की कमी से जो है ये रोग होते हैं। कौन सा, क्वासिओकोर और मेरिस्मस रोग जब बोलेगा तो प्रोटीन की कमी से ये रोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको विटामिन B3, क्या कह रहा है विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है। तो विटामिन B3 जो है ट्रिप्टोफैन और अमीनो अम्ल, क्या है ये दिया गया है जो आपको ट्रिप्टोफैन और अमीनो अम्ल के जो है जो उपापचय में सहायक होता है। कौन सा, विटामिन B3। तो याद रख लें ट्रिप्टोफैन और अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न में आपको मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके सामने में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो ये पादप में कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि रोधक का काम करता है तो ये जो हो जाएगा आपको एब्सेसिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सेट का आखिरी प्रश्न जो है 50 नंबर का वो है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है। तो ये जो है ना प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे कुछ जो है सार तत्व दिया गया है क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है, वन लाइन के रूप में दिया गया है। इसको आप एक बार देख लीजिए। पहले कह रहा है इसमें जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और अगला है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। आत्मीय सभा कहेगा तो 1815 में। और राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था, कौन से, 1825 में किया था। अब आगे देख लीजिए यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, अक्सर देखने को मिल ही जाता है इसका नाम। कौन है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया गया था किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती का विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित करने वाले। अब है स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, कहाँ पे किया था, शिकागो में किया था 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है, विवेकानंद। कौन है, विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट में दिया गया है राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो शिव दयाल खत्री के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना कौन किए थे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है देव समाज की स्थापना किया गया था। आगे दिया गया है देव समाज के स्थापना किया था, कौन किया था, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था देव समाज की स्थापना। आगे है आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था, आर्य महिला सभा की स्थापना। नेक्स्ट में आपको अब आगे दिया गया है कांग्रेस का जो है अधिवेशन स्थान वर्ष और जो है उसके अध्यक्ष के बारे में कह रहा है।
तो नेक्स्ट कह रहा है पहला अधिवेशन पता होगा, बम्बई में 1885 में हुआ था, WC बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इससे इम्पोर्टेंट एक और बात है जो है कि जो 72 अनुयायियों ने भाग लिया था जिसमें 2 मुसलमान थे। कौन? 2 मुसलमान थे। और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? एनल ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। दूसरा अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। और तीसरा अधिवेशन की अगर बात कर लिया जाए तो तीसरा अधिवेशन जो आपको मद्रास में हुआ था 1887 में और इसके बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता किए थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथा अधिवेशन की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और इसको प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन की बात कर लीजिए जो कि 12वां में हुआ है। कहाँ पे? तो कलकत्ता में 1896। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 में। इसका अधिवेशन का किया गया था, किसके द्वारा अध्यक्षता? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता किया गया था। और 22वां अधिवेशन कलकत्ता में किया गया था 1906 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है इसी अधिवेशन में किया गया था 1906 के अधिवेशन में। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था 1907 में, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। आप लोग कन्फ्यूज मत करिएगा बोस और घोष में, तो 7 में जो है ना घोष किए थे। अंग्रेज का प्रथम विभाजन जो है, कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन यहीं पे हुआ था 1907 में। तो 1907 में जैसे ही सूरत देखे वैसे ही ब्रेकअप हो गया, कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया और मुस्लिम लीग का जो है गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। उसके बाद 27वां अधिवेशन जो कलकत्ता में 1911 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है पंडित शिव नारायण धर के द्वारा किया गया। तो 1911 इम्पोर्टेंट है। दिल्ली दरबार भी 1911 में हुआ था। राजधानी ट्रांसफ़र भी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में घोषणा किया था दिल्ली दरबार में। और पहली बार जनगण मन भी गाया गया था इसी दिल्ली दरबार में। 1911 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ? तो कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन? पंडित शिव नारायण धर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 28वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर हुआ था। ये बांकीपुर पटना में है और ये 1912 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। RN माधोलकर जो है इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो बांकीपुर पटना में पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में, यही 1912 में, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और क्रम पूछे तो 28वां क्रम था। उसके बाद आता है 32वां अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था 1916 में। 1916 का अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है जो कि AC मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में। कब हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद 73वां जो है कलकत्ता में हुआ था और ये 1917 में इसका आयोजन किया गया था। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था 1917 में। और एकमात्र अधिवेशन 1924 का अधिवेशन जो महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था बेलगाम। ये बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगाम कर्नाटक का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये कौन सा अधिवेशन है? तो 40वां अधिवेशन, एकदम 40 नंबर का अधिवेशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब आता 41वां अधिवेशन जो कि कानपुर में 1925 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू। ये सेकेंड महिला अध्यक्ष थी और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। तो कानपुर 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और प्रथम भारतीय महिला थी जो इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद है 35वां, है ना,
45वां कौन सा है, 45वां अधिवेशन जो 45 नंबर का, ये लाहौर में हुआ था 1929। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किया था। और पूर्ण स्वराज की मांग पूछे किस अधिवेशन में किया गया था, तो इसी 1929 के अधिवेशन में किया गया था। उसके बाद 46वां अधिवेशन 46 क्रम का जो है ये कराची में हुआ था और 1931 में जो है इसका अधिवेशन हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था। और मौलिक अधिकार का मांग के बारे में जब पूछे तो आपको यही 46वां अधिवेशन याद करना है, 1931 का वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी कराची में। और जो है 91वां फैजपुर में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मात्र एक ऐसा अधिवेशन जो पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। कहाँ किया था, गांव में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ है, फैजपुर में है। इसका जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए आगे क्या रहा है, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था। तो खुदीराम बोस को फांसी जो है ना 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। कब दिया गया था, 11 अगस्त 1908 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम तो सबको याद आता है 23 मार्च, लेकिन ये जो है खुदीराम बोस के बारे में कहा गया है, तो इसका जो है 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दिया गया था, तो 17 दिसंबर 1927 को। कहाँ, तो गोंडा में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दिया गया था, तो ये जो है 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1907 को। ये फैज़ाबाद में दिया गया था इसको फांसी। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि इतिहास में पहला रिकॉर्डेड मुस्लिम को जो है फांसी दिया गया था, तो वो अशफाक उल्ला खां ही है। नेक्स्ट में आपको मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी दिया गया था। कब, तो इसको 16 अगस्त 1909 को फांसी दिया गया था। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया था। कब, तो 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को जो है फांसी दिया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है नाम थे जिनको फांसी और तथा उनको कब दिया गया उस डेट को जो है यहाँ एक क्रम से दिया गया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे तो ये सारे फैक्ट याद होंगे। आने वाले क्वेश्चन में जो भी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं हर जगह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।